हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आप अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। और आज की टेस्ट सीरीज में भी साथियों हम कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज को। आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमारे सभी साथी जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथियों ये जितना भी प्रोसेस होता है सब आपके लिए होता है, और अगर आप थोड़ा बहुत सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले किसी को भी अगर सुपर टेस्ट के नोट्स की आवश्यकता है तो इस नंबर पे संपर्क करके वो नोट्स को मंगा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। कहते हैं ह्यूमरस क्या है। तो साथियों आपको पता है कि जो ह्यूमस होता है, क्या जो साथियों ह्यूमस होता है वो क्या होता है, वो हम कह सकते हैं एक तरह से, हाँ एक तरह से हमारे लिए या एक तरह से भूमि के लिए यानी मृदा के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं पोषक तत्व का कार्य करता है। और साथियों ये जो ह्यूमरस होता है ये प्राप्त कैसे होता है। साथियों जो जीव होते हैं ना, जीव द्वारा जीव का मृदा में मिलना, जो जीव होते हैं ना जीवों का मृदा में मिलना ही क्या कहलाता है, ये साथियों ह्यूमरस कहलाता है। अब देखिएगा पहला कहता है चट्टानों पर दिखने वाली फॉसिल, यानी फॉसिल कहते हैं जीवाश्म को, तो ये तो ना होगा, ये नहीं होगा। दूसरा कहता है मृदा में क्षयमान जैव, यानी मृदा में क्षय मतलब क्या हुआ, नष्ट हुए जीव। ठीक है। तीसरा कहता है मृदा में प्रयुक्त उर्वरक पादपों में पाई जाने वाली विशेष वृद्धि। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प साथियों राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अभिबंधक। बंधक मतलब बंद हुआ, बंधक मतलब बंधा हुआ। हम क्या कह सकते हैं कि साथियों बंधक मतलब क्या होता है, बंधक का मतलब होता है बंधा हुआ। क्या हुआ, बंधा हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं जबड़ा, यानी बंधा हुआ जबड़ा क्या कहता है, बंधा हुआ जबड़ा क्या कहलाता है। तो साथियों जो बंधा हुआ जबड़ा होता है उसी को क्या कहते हैं, लॉकजा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टिटनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, टिटनेस कहते हैं। किसके कारण होता है, तो साथियों ये होता है जीवाणु के कारण। अगर पूछा जाए किस जीवाणु के कारण, तो क्लास्ट्रीडियम, क्या कहेंगे, क्लास्ट्रीडियम टेटानी। क्या कहेंगे, क्लास्ट्रीडियम टेटानी। क्लास्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका डी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होती है। जिह्वा की बात करें तो जिह्वा किसे कहते हैं, साथियों जिह्वा कहते हैं जीव को। किसको कहते हैं, जिह्वा कहते हैं जीव को। जिह्वा किसे कहते हैं, जीव को कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया किस जीव के, यानी कौन सा ऐसा उभयचर है। उभयचर की बात करें तो उभयचर साथियों ऐसा जीव होता है जो आपके जल में भी रहे, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, लेकिन क्या है उसके जीभ नहीं होती। तो ऐसा जीव साथियों कौन सा होता है, ऐसा जीव होता है साथियों आपका इक्थियोफिस। क्या होता है, इक्थियोफिस। कहने का मतलब है ये आपके फिश जैसा होता है, जल में रहता है, लेकिन साथियों इक्थियो आगे लगाए, याद रखिए जल और तल दोनों में रहता है। और ये भी याद रखना है इसके साथियों जीव नहीं होती है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। क्या करता है, यहाँ पर कहता है क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन। क्या कहता है, ग्लाइकोजन को किसमें बदलता जा रहा है, ग्लूकोज में बदल दिया। सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा लिख दिया। कह रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है, यही है, सही है। यहाँ पर कहता है ग्लाइकोजन को, क्या कहता है, ग्लाइकोजन को किसमें बदला, ग्लूकोज में। अच्छा एक बात बताओ, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसने बदला था। पहला प्रश्न आपको बताना है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसने बदला था, तो आप क्या कहोगे, यकृत में। किसने, यकृत। साथियों यकृत ही हमारे बॉडी का, ये शरीर का वो पार्ट है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में
बदलता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प आपका चला जाएगा, एक सेकेंड, चला जाएगा यकृत। क्या चला जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। विकल्प आपका ए जाएगा। क्या जाएगा? ए चला जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? यानी कोई एक क्षेत्र है उसमें मछलियां नहीं है, तो देखिएगा अगर मछलियां नहीं है तो साथियों एक बात याद रखिएगा, अगर मछलियों का ना होना, अगर मछलियां नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वह क्षेत्र हमारे बहुत अधिक नीचा है। क्या है? वह से क्षेत्र बहुत अधिक नीचा है और अत्यधिक नीचा होने के कारण साथियों जब गहराई, आप देखिएगा मछलियां ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैसे गहराई में भी होती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी नदी में मछलियां नहीं है तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि वह नदी सामान्य ऊंचाई से, यानी जो हमारा सामान्य तल है ना, उससे बहुत अधिक नीचाई पर है। यही कारण है कि वहां पर मछलियां नहीं है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? ए चला जाएगा। ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मिनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ है? क्या कह रहा है? मिनीमाटा। क्या कहता है? मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग। तो साथियों मिनीमाटा जो रोग है वो किसके कारण होता है? पारा के कारण हुआ था। पारा के कारण हुआ था। और इससे जो संक्रमित सबसे पहले हुई थी वो कौन होती हुई थी? मछलियां हुई थी। इन मछलियों का जिन्होंने भोजन किया, जिन्होंने इन मछलियों को खाया, वो भी इससे संक्रमित हो गए। विकल्प साथियों आपका क्या जाएगा? विकल्प आपका सी चला जाएगा। क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए। कहता है कुछ सूक्ष्म जीव की बात कर रहा है। कह रहा है कुछ सूक्ष्म जीव की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। बिल्कुल से देखिएगा यहाँ पर साथियों क्या है? यहाँ पर हमारी हरी भरी वनस्पति है और इस भरी वनस्पति को सबसे पहले कुछ जीवों के द्वारा इसको क्या होता है? इस वनस्पति को खाया जाता है। ठीक है, अब सपोज करिएगा जो ये जीव था आपका, ठीक है, ये कुछ समय बाद अगर मर जाएगा, ये कुछ समय बाद अगर जीव मर गया तो इसने जो भी तत्व इस पृथ्वी से निकाले हैं, अब इसका अपघटन करने के लिए साथियों इस पर क्या हो जाएंगे? अपघटक हो जाएंगे। और अपघटक इससे निकाले गए सभी जीव पुनः से मिट्टी में मिला देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो साथियों अगर सूक्ष्म जीव की बात हो रही है, किसकी? सूक्ष्म जीव की बात हो रही है। क्या कह रहा है? पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करता है। तो उपभोक्ता नहीं करता, उपभोक्ता सिर्फ और सिर्फ उपभोग करता है। क्या करता है? उपभोग करता है। उत्पादक क्या होते हैं? ये साथियों मूल तत्व होते हैं जिन पर निर्भर रहता है उपभोक्ता। और जो ये सूक्ष्म तत्व जो इन सभी का अपघटन कर देता है वह साथियों क्या कहलाता है? अपघटक कहलाता है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्या जाएगा? सी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब देखिए, कहता है मरुस्थल के जानवर। क्या कहता है कि जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रीष्म काल। क्या कहते हैं? ग्रीष्म काल कहते हैं। ग्रीष्म काल का मतलब होता है गर्मी के समय। किसके? गर्मी के समय। गर्मी के समय क्या होते हैं साथियों? कह सकते हैं गर्मी के समय उनको गर्मी ज्यादा लगती है। गर्मी के समय उनको गर्मी ज्यादा लगती है। जैसे आप देखिएगा जब ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा सर्दी होती है तो छिपकली आपको नहीं दिखती है, या छिपकली क्या करती है? कह सकते हैं तल में चली जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा जब साथियों ग्रीष्म ऋतु होता है तो जो आपके जीव जंतु होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं? वह छुप जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्टिवेशन कहते हैं। आस्टिवेशन का मतलब क्या है? ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता।
क्या हो जाएगा, ग्रीष्म निष्क्रियता हो जाएगी। विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा। क्या जाएगा, सी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हृदय की आच्छादी झिल्ली को क्या कहते हैं। किसकी झिल्ली पूछ रहा है साथियों, हृदय की झिल्ली। किसकी झिल्ली पूछ रहा है, हृदय की झिल्ली पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो हृदय की झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, उसको साथियों हृदयावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय का आवरण। क्या कहते हैं, हृदय का आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय का आवरण कहते हैं। अब इसी को साथियों कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहा जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका सी चला जाएगा। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है लिपिड। प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है लिपिड। जैसे ही लिपिड आया, लिपिड किसे कहते हैं, लिपिड कहते हैं तरल वसा को। किसको कहते हैं, तरल वसा को कहा जाता है। लिपिड किसको कहते हैं, तरल वसा को कहते हैं। यहाँ से हमें ये बात याद रखनी है कि ये तरल वसा तो होती है, साथ में ये साथियों कैसी होती है, मूल वसा होती है। कैसी होती है, मूल वसा होती है। इसीलिए किस अवस्था में है, इसीलिए साथियों ये तरल अवस्था में पाई जाती है। साथियों ये दो तरह की होती है, या तो ये जंतु से पाई जाएगी या साथियों ये वनस्पति से पाई जा रही होगी। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए लिपिड क्या है तो आप क्या कहेंगे, वसाएं कहेंगे। कैसी वसाएं, पादपों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल, पशुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन, पादपों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट या प्राकृतिक मूल की वसाएं। तो आप क्या लगाओगे, टिक। राइट विकल्प साथियों आप डी लगाओगे। ये प्राकृतिक मूल की वसाएं होती है, यानी प्राकृतिक मूल की वसाएं इनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब देखिएगा, कहता है प्रकाश का अपवर्तन। साथियों एक परावर्तन होता है और एक अपवर्तन होता है। परावर्तन किसे कहते हैं, किसी तल से टकराकर, क्या कहेंगे, किसी तल से टकराकर वापस लौटना। टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपवर्तन की। किसकी, अपवर्तन की करते हैं। यानी अपवर्तन क्या होता है, जब कोई मतलब माध्यम से विचलित हो जाना। जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने मूल अवस्था से या अपने मूल एंगल से कुछ विचलित हो जाता है। बस इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो कहता है प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन कब होता है, परितारिका में, स्वच्छ मंडल में, पुतली में या दृष्टिपटल में। तो याद रखिएगा साथियों, अगर पूछा जाए अपवर्तन कहाँ पर सबसे अधिक होगा तो याद रखिएगा स्वच्छ मंडल में। कहाँ होगा, स्वच्छ मंडल में हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्या जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है अनिषेक फलन। क्या कहता है, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। तो देखिएगा आ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन के, निषेचन के, फलन मतलब फल। यानी बिना निषेचन के, यानी निषेचन नहीं हुआ, हम क्या कहेंगे, निषेचन नहीं हुआ लेकिन फल आया। निषेचन की क्रिया नहीं हुई लेकिन फल प्रोड्यूस हुआ, फल बना। तो ऐसा जो फल होता है वह साथियों क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे ही फल को साथियों क्या कहा जाता है, आभासी फल कहा जाता है। वास्तविक फल नहीं होता है, क्या होता है, आभासी फल होता है, वास्तविक फल नहीं होता है। ये साथियों निषेचन के बिना ही बन जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्या जाएगा साथियों, बी चला जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा। चलिए ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ऊंट का कुकुद। साथियों जैसे ही आपने देखा कुकुद, कुकुद किसको कहते हैं? कुकुद कहते हैं कुबड़ को। किसको कहते हैं? कुकुद कहते हैं कुबड़ को। किसको कहते हैं? कुबड़ को कहते हैं। ये कुबड़ किसका है? ऊंट का। किसका है? ऊंट का। तो कह रहा है, आपने देखा होगा जो ऊंट होता है ना, ऊंट की जो गर्दन होती है इस तरह से, काफी ऊंची गर्दन होती है, इसके बाद साथियों ये ऐसे हम्प निकला रहता है, तो यही उसका होता है कुबड़। क्या होता है? कुबड़ होता है। इसमें क्या करता है? इसमें साथियों वो अपने खाना और पानी का क्या कर लेता है? संग्रह कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है। अगर पूछा जाए कुबड़ किसका बना होता है, तो याद रखिएगा वसामय ऊतक का बना होता है। किसका? वसामय ऊतक का बना होता है। इसी को साथियों एडिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को एडिपोज कहते हैं। एडिपोज कहते हैं। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा, वसामय ऊतक हो जाएगा। क्या होगा? वसामय ऊतक हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न कहता है साधारण जुखाम पैदा किया जाता है। किसकी बात कर रहा है? साथियों बात कर रहा है साधारण जुखाम की। किसकी? साधारण जुखाम की। आपने देखा होगा जब जुखाम हो जाता है तो हमको क्या आती है? खांसी, है ना, छींके, हल्का फीवर भी आता है। क्या होता है? हल्का फीवर भी आता है। तो साथियों जो इस तरह का साधारण जुखाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो कैसे होता है? वायरल होता है। क्या होता है? वायरल होता है। यानी हम कह सकते हैं जो साधारण जुखाम होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता है, शैवाल के द्वारा नहीं होता है, बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। इसीलिए साथियों जो जुकाम होता है ना, जुकाम को हम क्या कहते हैं? जुकाम को साथियों फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लू भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्लू भी कहा जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी जाएगा। अब ये मत सोच लेना कि अगर वायरस से हुआ है तब तो फिर इंसान निपट जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प साथियों क्या जाएगा? आपका सी चला जाना है। चलिए अगला अगला प्रश्न कहता है अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं। अब देखिएगा साथियों जैसे आपने देखा होगा, इसको जरा गौर से देखना। मान लेते हैं ये आपके बरगद का वृक्ष है। कैसा है? बरगद का है। तो बरगद के वृक्ष में आपने इस तरह से लटकती हुई जटाएं देखी होंगी। इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है स्तंभ मूल। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। वहीं पर साथियों आपने मक्का का देखा होगा, है ना, मक्का का जो पौधा होता है वो आपने देखा होगा इस तरह से उसमें इस तरह से होते हैं, इस तरह से तिरछे घुसे रहते हैं। तो ये जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? अब स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब स्तंभ मूल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अब स्तंभ मूल किसमें पाए जाते हैं, तो आप क्या कहोगे? इसके यहाँ नोड होते हैं ना, नोड में भी ऐसे पाए जाते हैं। तो आप क्या कहोगे? गन्ना में पाए जाते हैं और आप कहेंगे मक्का में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए स्तंभ किस में पाए जाते हैं, तो साथियों बरगद में पाए जाते हैं, रबड़ में पाए जाते हैं, राइजोफोरा में पाए जाते हैं। किसमें? राइजोफोरा में पाए जाते हैं। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? मक्का में चला जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। क्या होगा? डी विकल्प आपका राइट होगा। अगला अगला कहता है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसकी बात कर रहा है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। किसकी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा है। साथियों ये वही संग्राम है जिसकी उत्पत्ति अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसी के कारण साथियों मंगल पांडे ने इसी की साथियों इसका विद्रोह कर दिया था। कहां पर कर दिया था? बैरकपुर छावनी में। कहां पर? बैरकपुर छावनी में कर दिया था। और कुछ अंग्रेजों को भी क्या कर दिया था? मार दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कुंवर सिंह। अब देखिएगा बहादुर शाह जफर ने इसको कहां पर हवा दी थी? दिल्ली में हवा दी थी। कुंवर सिंह ने साथियों इसका नेतृत्व कहां से किया था? बिहार से किया था।
लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया था? झांसी में किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कह रहा है बिहार से, तो बिहार का से इसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगर पूछा जाता कानपुर या बिठूर से, किसका? कानपुर या बिठूर से, तो किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए आगे देखिएगा। अगला कहता है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जब अंग्रेजों ने 1857, जिसको हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो जब इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया अंग्रेजों ने, दबा दिया का मतलब अंग्रेजों ने शांत कर दिया, अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? शांत कर दिया। तो इसको शांत कर देने के बाद साथियों जो मुगल सम्राट था, जो मुगल सम्राट था, ये मुगल सम्राट कहाँ का था? दिल्ली का था। नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। क्या था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को साथियों कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ये रंगून आपका कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। और आजकल इस रंगून का नाम क्या है? यांगून है। क्या है? यंगून है। वहीं पर साथियों रंगून में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा। क्या जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? किसका? वहाबी। तो साथियों जैसे ही आपने सुना वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, तो याद रखिएगा वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद, सैयद अहमद बरेवली, सैयद अहमद बरेवली। ठीक है, विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प आपका साथियों बी चला जाएगा। विकल्प आपका बी चला जाना है। विकल्प आपका बी हो जाएगा। 18 का बी राइट विकल्प होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? यानी यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा है? आनंद मठ साथियों लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब साथियों आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बताया है, किसके विषय में बताया है? सन्यासी विद्रोह के विषय में बताया है। सन्यासी विद्रोह के विषय में बताया है। आनंद मठ में ही साथियों इन्होंने सूखा या अकाल से, सूखा या अकाल का वर्णन किया है। सूखा या अकाल का वर्णन किसमें किया है? साथियों आनंद मठ में किया है। सन्यासी विद्रोह का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने साथियों क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही आपका लिखा है वंदे मातरम, जो आपका क्या है? राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत है। इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1949। 24 जनवरी 1949, सॉरी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का गणतंत्र लागू हुआ था। जस्ट इसके 2 दिन बाद इसको अपनाया गया। विकल्प यहाँ पर साथियों क्या जाएगा? विकल्प आपका हो जाएगा सन्यासी आंदोलन। क्या हो जाएगा? सन्यासी आंदोलन। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अब जैसे ही नाम आया ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। कब की गई थी? 1828 में। कब की गई थी साथियों? 1828 में। कब की गई थी? 1828 में। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना, अगर पूछा जाए आर्य समाज, क्या पूछा जाए? आर्य समाज, तो नाम किसका आता है? दयानंद सरस्वती। किसका? दयानंद सरस्वती का। यहाँ पर यह भी याद रखना कि साथियों सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक कब लगी? सती प्रथा पर जस्ट इसके 1 वर्ष बाद रोक लग गई थी 1829 में। कब? 1829 में। विकल्प आपका क्या जाएगा? राजा राम मोहन राय चला जाएगा।
ए विकल्प आपका राइट होगा। क्या होगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार हुई? साथियों वित्तीय आपात किसकी बात कर रहा है? वित्तीय आपात। अब देखिए इसको समझिए, वित्तीय क्या होता है? वित्तीय मतलब धन से संबंधित। किससे? धन से संबंधित। आपात यानी धन से संबंधित जो संकट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको साथियों वित्तीय आपात कहते हैं, जिसका वर्णन किसमें है? 360 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360 में है। अब अगर पूछा जाए कि अब तक कितनी बार लागू हुआ, तो याद रखिएगा अब तक साथियों एक भी बार नहीं आया है। अब तक एक भी बार इसको लागू नहीं करा गया है, क्योंकि आपको पता है हमारा भारत वैसे भी पहले तो सोने की चिड़िया रहा था। हालांकि अभी देश की स्थिति थोड़ी दयनीय हो चुकी है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसका राइट विकल्प क्या होगा कि कितनी बार आई है? तो यहाँ पर याद रखिएगा एक बार भी नहीं आया, यानी यहाँ पर होगा कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं, यानी अभी तक एक भी बार साथियों एक भी बार नहीं आया है, एक बार भी इसको नहीं लाया गया है। चलिए आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। देखिएगा साथियों अगर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की बात करें, किसकी? नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो साथियों इसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। इसको कब हटाया जा सकता है? दोनों सदनों द्वारा, जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, दोनों सदनों द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, यानी महाभियोग नहीं कहते हैं, लेकिन साथियों प्रक्रिया इसकी महाभियोग जैसी ही होती है, महाभियोग जैसी होती है। इसके दोनों सदनों के 2/3 सदस्य, दोनों सदनों के 2/3 सदस्य जब इस बहुमत को पारित कर देते हैं तो ही इसको हटाया जा सकता है। अर्थात साथियों क्या कहेंगे? संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इसको नहीं हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तो बिल्कुल नहीं हटा सकता है। राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय ये भी नहीं होगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला फटाफट बताइएगा, कह रहा है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? साथियों जब संकट हो, जब क्या है? संकट काल, संकट काल को क्या कहा गया? युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति, तथा आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति कहा गया। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 352 में। किसमें है? अनुच्छेद 352 में। ये साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पर तुरंत ही एक्शन लेना, मतलब इस पर तुरंत ही अनुमोदन मिलना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया। अब हम बैठे हैं कि जब हमें अनुमोदन मिल जाएगा तो हम आपातकाल लगाएंगे, ऐसा नहीं हो। तो इस पर अनुमोदन साथियों, इस पर अनुमोदन सबसे शीघ्र मिलता है, यानी अनुमोदन सिर्फ 1 माह के भीतर मिल जाता है। अनुमोदन सिर्फ 1 माह के भीतर मिल जाता है। अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार लगा है। सबसे पहले 1962 में लगा, भारत और चीन, भारत और चीन। फिर साथियों 1971 में लगा, 1971 में लगा भारत और पाक के विषय में, भारत और पाक के विषय में। फिर लगा 1975 में। कब लगा? 1975 में लगा आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। साथियों जो आंतरिक अशांति था ना, वह सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, यानी को अपना कह सकते हैं अपनी सत्ता स्थापित करने की वजह से सिर्फ लगाया गया था। यानी कह सकते हैं चुनाव जीतने की वजह से साथियों उस पर क्या, जितने भी विपक्षी नेता थे उन पर आंतरिक अशांति को लगाकर उनको जेल में ठूस दिया गया, और बाद में चुनाव स्वयं इंदिरा गांधी द्वारा जीत लिया गया। इसी के बाद साथियों जो आंतरिक अशांति वाला शब्द था उसको इस युद्ध, बाह्य आक्रमण कर दिया गया, आंतरिक अशांति को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। विकल्प आपका क्या जाएगा? 1 माह चला जाएगा। क्या जाएगा? 1 माह चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
चलिए अगला प्रश्न कहता है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। यानी आपने देखा होगा जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, है ना, जिनको अग्निशमन यंत्र कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अग्निशमन यंत्र। क्या होता है, अग्निशमन यंत्र होता है। कह रहा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया से पैदा होती है, किससे होती है, तो याद रखिएगा साथियों उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है उसमें साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इन्हीं के द्वारा साथियों क्या उत्पन्न की जाती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये आप ऐसे ही याद करिएगा, ये आपके कह सकते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आग बुझाने वाले संयंत्र से में कार्बन डाइ किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो याद रखिएगा एक तरफ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, और दूसरी तरफ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इनसे साथियों क्या उत्पन्न होती है, CO2 उत्पन्न होती है, जो कि आपकी आग को शांत कर देती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगा तो साथियों आग बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब लिखा है पीने वाली शराब का मुख्य अवयव है। आपने देखा होगा, है ना, पीने वाली शराब क्या कहता है, पीने वाली शराब, पीने वाली शराब में साथियों क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को साथियों एथेनॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं, एथेनॉल कहा जाता है। इसका प्रयोग साथियों इत्र बनाने में, है ना, आपने देखा होगा जो इत्र होता है ना, इत्र बनाने में भी जो आपका परफ्यूम नहीं आता, परफ्यूम, परफ्यूम में किसका प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और साथियों जो आपके सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, क्या सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, इसके अलावा जो आपके बॉडी स्प्रे होते हैं, जो आपके बॉडी स्प्रे होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों मेथिल एल्कोहल घातक होती है। क्या होती है, घातक होती है। ठीक है, लेकिन एथिल एल्कोहल क्या होती है, एथिल एल्कोहल साथियों, एथिल एल्कोहल अगर आप लेते हो तो ये इतना हार्मफुल नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा हार्मफुल आपकी होती है मेथिल एल्कोहल। जो देसी शराब होती है ना, वह साथियों उसमें आपका मेथिल एल्कोहल ही होता है। ठीक है, राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, एथिल एल्कोहल चला जाएगा, बी विकल्प आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, लौंग के तेल का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है, किसकी बात कर रहा है, लौंग का तेल, किसका, लौंग का तेल। साथियों जो लौंग का तेल होता है याद रखिएगा उसमें आपकी यूजेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूजेनॉल पाया जाता है। ये साथियों क्या करता है, जो भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको क्या कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, नष्ट करने की शक्ति रखता है, नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो इसका प्रयोग जो लौंग के तेल का प्रयोग है, इस लौंग के तेल की गोलियां भी आती हैं। जैसे आप उसकी गोलियां रखते हो ना, कपड़े में गोलियां रखी जाती हैं जिससे कपड़ों में बदबू नहीं आती या उन कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो वैसे ही साथियों जो लौंग का तेल होता है, इस लौंग के तेल की भी गोलियां आती है, लेकिन ये ज्यादा कॉस्टली पड़ती है इसीलिए लोग इनको नहीं लेते हैं। तो अगर आप इसकी लौंग के तेल की गोलियां रखते हैं तो ये भी सूक्ष्म जीव को आने नहीं देगी। दूसरा साथियों अगर आपके दांत में कीड़े हो जाते हैं, अगर आपके दांत में कीड़े हो जाते हैं तो आप क्या करिएगा, लौंग का तेल वहां पर रख लीजिएगा, जो कीड़ा होगा वह साथियों मर जाएगा, कीड़ा क्या होगा, मर जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका बी हो जाएगा, यूजेनाल हो जाएगा। क्या होगा, यूजेनाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट कहता है CFL का पूर्ण रूप बताइए। क्या, सी को साथियों क्या कहते हैं, CFL, जहां एल का अर्थ क्या होगा, लैंप होगा, और साथियों सी का अर्थ क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब बचा आपका एफ याद रखिएगा, फ्लोरिसेंट क्या होता है, फ्लोरिसेंट होता है, फ्लोरिसेंट होता है। तो CFL का मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपने पढ़ा होगा ना, लेडी विद द लैम्प, तो वैसे ही याद रखना साथियों जो CFL होता है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है।
आपका बी, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सीएनजी आपने पढ़ा होगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड मतलब संकुचित हो जाती है, थोड़ी जगह में आ जाती है, तो उसको सीएनजी को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है एक सुरंग, क्या कहता है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब, यानी कह सकता है 100 वाट के कितने बल्ब हैं भैया, 5 बल्ब हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा, यानी यहाँ पर वाट क्षमता कितनी है, 100 वाट की है। अगर पूछा जाए कितने बल्ब लगे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे, 5 लगे हुए हैं। साथियों कितने समय तक जलते हैं, तो आप क्या कहोगे, 20 घंटे तक जलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 100 गुणे 5 गुणे 20 बटा 100 बटा 1000 बराबर आपके यूनिट निकल आएंगे। यानी इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी यूनिट की संख्या साथियों कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 यूनिट आ जाएगी। विकल्प आपका सी हो जाएगा। साथियों इसका सूत्र होता है यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे समय। वाट गुणे घंटा बटे समय, वाट गुणे घंटा गुणे समय बटे 1000। ये साथियों इसका सूत्र होता है। इससे आपकी क्या निकलती है, यूनिटों की संख्या निकल के आती है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, कितने यूनिट खर्च होंगे, 10 यूनिट खर्च हो जाएंगे। कितने यूनिट खर्च होंगे, 10 यूनिट निकल के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है मोबाइल चार्जर, किसकी बात कर रहा है, मोबाइल चार्जर की बात कर रहा है कि मोबाइल चार्जर क्या होता है। तो भैया इन्वर्टर तो होता नहीं और यूपीएस तो होता नहीं है। ठीक है, ये तो आपके ऐसे हट गए। अब आप बताइए ऊंचाई ट्रांसफार्मर है या अपचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई अपचाई, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिससे बहुत ज्यादा ताप निकलता है, वो ऊंचाई होता है। और जिससे एकदम कम मात्रा में निकले, बहुत ही कम मात्रा में निकले, कह रहा है अप है, यानी बहुत कम है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है, कहता है शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पर कह रहा है शिकार करने हेतु, किसके लिए, शिकार करने हेतु किस यंत्र का, हार्पून यंत्र का। साथियों जो हार्पून यंत्र होता है ना, वो कैसा होता है, वो आपके भाले जैसा होता है। कैसे होता है, भाले जैसा होता है। अब उसकी हम क्या बताएं आपको, इस तरह से होता है, इस तरह से लगभग होता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, एस्किमो जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके, एस्किमो, किसके द्वारा किया जाता है, एस्किमो जनजाति के द्वारा किया जाता है। एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया गया घर क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी, एस्किमो चला जाएगा। क्या जाएगा, एस्किमो चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला, और इसी के साथ साथ आज की क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। जैसे लिखा है इग्लू घरों पर बर्फ की चादर कार्य करती है। आपने देखा होगा जो इग्लू घर होते हैं साथियों, वो इस तरह से होते हैं। इसमें छोटा सा आपका ये लगा रहता है, बाकी इस तरह से आपके घर होते हैं। ये होता है इग्लू। ठीक है, तो इग्लू आप देख रहे हो, ये जो है साथियों, ये इसका मुख्य दरवाजा है, ये इसका मुख्य दरवाजा है। तो ऐसे लोग रहते हैं। तो कहता है कि इग्लू घरों पर बर्फ की चादर, ये जो बर्फ की चादर है ये किसका कार्य करती है। तो देखिएगा, सबसे पहला पहला है ताप प्रवाहक। क्या है, ताप प्रवाहक। अब अगर ताप सुचालक होगी,
सुचालक होगी तो ताप को अंदर भेज देगी। सु मतलब अच्छी तरह से, चालक मतलब चलाती है। तो अगर ये सुचालक होगी तो साथियों तापमान को क्या करेगी, तापमान को अंदर भेज देगी। जितना तापमान बाहर होगा उतना अंदर हो जाएगा। और अगर कुचालक है, कु मतलब खराब, कु मतलब खराब, और चालक मतलब होता है चलाने वाली, चालक मतलब चलाने वाली। तो अगर कुचालक है तो ये ताप को अंदर जाने नहीं देगी, कुचालक है तो ये ताप को अंदर जाने नहीं देगी। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्या जाएगा साथियों, डी चला जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और धन्यवाद करने से पहले साथियों वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर किया करो, क्योंकि भाई देखिएगा हम सब आप ही की वजह से हैं। आपके प्यार और सपोर्ट से ही सब कुछ होगा। तो इस प्यार को ऐसे ही बनाए रहें, दूसरे साथियों तक भी ये चीज फैलाएं, है ना। वीडियो को शेयर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।